इस वीडियो का टॉपिक है अंतरिक्ष अभियान, स्पेस मिशन। जैसे कि आप जानते होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इजाफा होने के कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आने के कारण दुनिया में वैज्ञानिकों ने बहुत ढेर सारी वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार किए, वैज्ञानिक प्रगति हुई और उसी के नतीजे, उसी के परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष विज्ञान का भी प्रादुर्भाव हुआ। और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रादुर्भाव में 20वीं शताब्दी के लगभग उत्तरार्ध में, मेरा मतलब 1950 के बाद पुरजोर वृद्धि हुई। और उस समय आजाद भारत में 1960 में सबसे पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी, या यूं कहिए इसरो की स्थापना का चरण था। जिस समय भारत में अंतरिक्ष अभियान के लिए कार्यक्रम चालू था, क्रियाकलाप चालू था, उस समय विश्व के तमाम देशों ने हम पर हंसा, हमारी हंसी उड़ाई, हमारा उपहास किया और उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे गरीब देश के लिए अंतरिक्ष मिशन का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है। पर याद रखिए, उन्हीं भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया का मुंह बंद कर दिया। उस समय के तमाम देश जो कि अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में अग्रणी थे, बहुत आगे थे, उन्होंने भी हमारी मदद नहीं की थी। हमारी मदद करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या कर सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे पहले हमारा जो सैटेलाइट प्रक्षेपण किया गया वो साइकिल पर ढोकर लाया गया था और नारियल के पेड़ के सहारे उसको लॉन्च किया गया था। लेकिन तब का दिन देखिए और आज का दिन देखिए, दुनिया के अप्रतिम अग्रसर 9 देशों में से भारत का एक स्थान है। और इससे भी बड़ी बात, आप 2017 की बात कीजिए ना, जब भारत ने अकेले एकमात्र लॉन्चर से 100 से अधिक देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया था। इतना नहीं, 2013-14 में सबसे पहले मंगल ग्रह पहले प्रयास में स्थापित करने वाला भारत एकमात्र पहला देश बना। इसके पहले किसी देश ने ऐसा किया नहीं था। तो आइए हम आज देखते हैं अंतरिक्ष अभियान में क्या है, क्या इसमें शामिल हमें क्या करना है। सबसे पहले तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इजाफा होने के कारण अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी आई। और इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी आने से हमें जो अंतरिक्ष अभियान है 2 प्रकार वर्गीकृत करेंगे। पहला है कृत्रिम सैटेलाइट्स को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रतिस्थापित करके उसमें ढेर सारे अनुसंधान करना, शोध करना, जीवनोपयोगी घटकों के बारे में अध्ययन करना, ये पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य क्या, पृथ्वी के ऊपरी सतह में, ऑर्बिट में, सौर ग्रह के आसपास में, सौर मंडल या उसके बाहर इस ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान भेज करके उसके नजदीक या बाहर की बातों का पता लगाने का समावेश था। यह था हमारा अंतरिक्ष अभियान। अब इस अंतरिक्ष अभियान में आपको जानना चाहिए, पहली बात ये, दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान जो मानव युक्त था वो किसने भेजा था जानते हैं? अब रशिया ने भेजा था। और अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन, 1961 की बात है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का था, 1969 में। और भारत के राकेश शर्मा, इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की थी। और उसके बाद आप 2 नाम कभी नहीं भूलेंगे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 192 डेज रहने का रिकॉर्ड बनाया था, इसके पहले किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं था। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि आखिर ये अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य क्या है, क्या इसके उद्देश्य में क्या है। अब आप ध्यान दीजिए, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए अंतरिक्ष में, उससे पूरा का पूरा विश्व आज एक गांव बन गया है। हमारे बीच की दूरियां कम हो गई हैं। हम जब चाहें, जहां चाहें,
वहां विद इन मिनट्स 8 सेकंड युगन से संपर्क कर सकते हैं, वहां की बातों को जान सकते हैं, वहां की बातों को देख सकते हैं, घर बैठे दुनिया भर की घटनाओं को उसी समय लाइव देख सकते हैं। और इंटरनेट का महत्व आप जानते ही होंगे, उनके द्वारा जानकारी एकत्रित होती है, उसका महत्व जानते होंगे। अब ये प्रश्न है कि अब इसका महत्व क्या है। अंतरिक्ष अभियान का महत्व बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप देखेंगे। पहला है प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्राप्त करना। अब अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कोई सुनामी है, कोई तूफान है, बाढ़ है, समुद्री तूफान बार बार आते रहते हैं, अगर उनकी सूचना हमको समय मिल जाती है तो हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उससे सतर्क हो जाते हैं। दूसरा, युद्ध के दौरान सेना की स्थिति कहां है, सेना किस पोजीशन पे है, इसका भी पता हमको अंतरिक्ष अभियान से ही मिलता है। इसके साथ भूगर्भ में कौन सी खनिज कहां पर है, कितनी गहराई में है। अब सोना है, अभ्रक है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, पेट्रोलियम है, खनिज है, ये सारे हम भूगर्भ से प्राप्त करते हैं। इसका पता लगाने में भी हमको अंतरिक्ष अभियान की देन है, हमारे सैटेलाइट की देन है। इतना नहीं, अंतरिक्ष अभियान के ऐसे अनगिनत लाभ हैं। वर्तमान काल में अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। अब ये अंतरिक्ष अभियान में हमें कौन हेल्प करता है, सैटेलाइट, उपग्रह। अब ये उपग्रह दो होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक एंड कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो ब्रह्मांड में स्थित अन्य ग्रहों की परिकल्पना करते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहेंगे प्राकृतिक। और याद रखना, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। अब कुछ ऐसे यांत्रिक चीजें या यंत्र जो प्राकृतिक उपग्रहों के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा लगाती हैं, उससे हमें जानकारियां देती हैं, उसे सूचनाएं देती हैं, इसे हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक था, 1957 में रशिया ने भेजा था। और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। याद रखना, दुनिया का पहला स्पुतनिक 1957, और भारत का पहला क्या होता है, आर्यभट्ट। दोस्तों, मानव जात ब्रह्मा की सृष्टि का एक बड़ा ही जिज्ञासु प्राणी है। इसके मन में हमेशा कोई न कोई कुतूहल रहता है, कुछ न कुछ जानने की इच्छा हमेशा रहती है। वह किसी भी चीज को अननोन छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी चीज देखता है, उसके पीछे तर्क जरूर लगाता है कि ये चीज आखिर हुई कैसे, क्यों हुई। प्राचीन काल से चले आते हैं। प्राचीन काल देखिए, हमारे यहाँ कुछ धार्मिक अवधारणाएं हैं, और उन धार्मिक अवधारणाओं के पीछे कुछ बातें और थी, पृष्ठभूमि में कुछ बातें और थी। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रादुर्भाव हुआ, वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ती गई, नई नई खोज होती गई। अब उसी का परिणाम है आज हम लोग विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप, सर्वश्रेष्ठ यंत्र के रूप में स्थापित कर चुके हैं। प्राचीन काल से मनुष्य में अवधारणा रही है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे कितनी दूरी पे हैं, ये पृथ्वी क्यों घूमती है। यद्यपि पहले अवधारणा पृथ्वी घूमने की नहीं थी, पहले अवधारणा थी पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में जब गैलीलियो के आविष्कार, दूरबीन के आविष्कार के बाद ये बात सामने आई कि पृथ्वी के परितः सूर्य चक्कर नहीं लगाता, बल्कि सूर्य की परितः पृथ्वी चक्कर लगाती है, तब से उनकी मन में ये अवधारणाएं और बढ़ गई। सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तारे टिमटिमाते क्या है, ग्रह गति कैसे करते हैं, कैसे घूमते रहते हैं। ये अवधारणा, इसी अवधारणा ने, इसी कुतूहल ने, इसी जिज्ञासा ने मनुष्य को अंतरिक्ष अभियान की तरफ बढ़ने को बाध्य किया। और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों ने अंतरिक्ष अभियान की तरफ कदम बढ़ाया। और वह अंतरिक्ष अभियान तरफ बढ़ाया हुआ कदम आज हमारे लिए हर पल, हर पग पर वरदान साबित हो रहा है, जिसकी बदौलत हमारा विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहे हैं। दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के नजदीक में आ रहे हैं। अब दूरियां नहीं रह गई हैं,
पूरा का पूरा विश्व एक वैश्विक गांव बन चुका है। जैसे गांव में एक दूसरे को हर कोई जानता है, वैसे आज दुनिया के हर कोने में कहां पर क्या हो रहा है, वहां की सांस्कृतिक विरासत क्या है, राजनीतिक क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, खेल क्या है, ये सारी बातें आज हम घर बैठे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द स्पेस मिशन। आइए हम आज के वीडियो में स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं। धरती की ऑर्बिट में, धरती के परितः ऑर्बिट में भ्रमण करने वाले ये सैटेलाइट होते हैं। धरती की सतह से ऊंचाई के आधार पर उन ऑर्बिट्स को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले का नाम है उच्च कक्षा, हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO। ऐसे उपग्रहों की ऊंचाई जो है धरती की सतह से 35,780 km से लेकर या उससे अधिक ऊंची हो सकती है। मान इतनी ऊंचाई पर वो उपग्रह भ्रमण करते हैं, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इनकी ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि हम कह सकते हैं कि वो अंतरिक्ष में होते हैं, सीधे अंतरिक्ष में होते हैं। और ध्यान रखना, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित जो कक्षाएं होती हैं उसमें घूमने वाले उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में एक बार लगाते हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर 24 घंटे में एक बार लगाते हैं। और आप जानते होंगे पृथ्वी भी 24 घंटे में एक फेर पूरा करती है, बराबर है ना। अब दोनों की गति समान होने के कारण ये जो सैटेलाइट्स हैं हमको स्थिर दिखाई देते हैं, मूवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देते होंगे। जैसे आप मान लीजिए बस में बैठे हैं, जब बस में बैठे हैं आपके सड़क के किनारे जो पेड़ हैं, घर हैं, मकान हो, पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके पैरेलल में कोई एक ट्रेन और जा रही है, अगर दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है तो वो ट्रेन आपको चलती हुई प्रतीत नहीं होती है, स्थिर प्रतीत होती है। वैसे ही 35,780 km के ऊपर जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उनकी गति और पृथ्वी गति सेम होती है। इसलिए वह पृथ्वी से वो सैटेलाइट हमको स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम है भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन ये जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वह भूमध्य रेखा के पैरेलल में गमन करते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर में गमन करते हैं। और समांतर में गमन करने के कारण ये सारे सैटेलाइट ध्रुवीय प्रदेशों के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होते। अब आपको प्रश्न पूछा जाता है जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं वह ध्रुवीय प्रदेशों के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होते, क्यों? तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि ये जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो भूमध्य रेखा के पैरेलल समांतर गमन करते हैं, इसलिए इनसे ध्रुवीय प्रदेशों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। बात समझ। दूसरी कक्षा होती है, उसे कहते हैं मध्यम ऊंचाई का, MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो ऊंचाई होती है 35,780 किलोमीटर से कम और 2000 से ज्यादा, माने 2000 से, माने पृथ्वी की सतह से 2000 किमी से लेकर के 35,780 किमी के बीच की जो दूरी है उसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, मध्यम ऊंचाई की कक्षा बोलते हैं। इसमें जो सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी की परिक्रमा करने में 2 से लेकर 24 घंटे तक लगते हैं, 2 से 24। और ये उपग्रह भी भूमध्य रेखा के ऊपर ही गमन करते हैं, इसलिए ये भी ध्रुवीय प्रदेशों के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होते, ठीक है। अब आइए तीसरी कक्षा है। तीसरी जो कक्षा होती है उसको हम बोलते हैं LEM, लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEM। इनकी ऊंचाई 180 किमी से लेकर, धरती सतह से 180 किलोमीटर से लेकर के 2000 किमी के बीच में होती है। ये सबसे लोअर होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, इसलिए उनको निम्न ऊंचाई की कक्षा कहते हैं। इसमें जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा एक दिन में कई बार करते हैं, एक दिन में कई बार परिक्रमा कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनसे हमें जानकारी क्या मिलती है? इनसे मौसम विभाग की जानकारी मिल जाती है और संपर्क क्षेत्रों जानकारी मिल जाती है, जितने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है उनकी जानकारी मिल जाती है। तो ये हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से आपके ये अभियान में, अंतरिक्ष अभियान में, स्पेस मिशन में ये कक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखना। 3 कक्षाएं हैं,
अधिक उच्च है, हाईएस्ट है, मीडियम है और लोअर है। हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है 35,000 टू अप आगे तक, और मीडियम क्या है 2000 से 35, और लोअर क्या है 180 टू 35, 180 टू 2000। यह अगर आप ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में बड़े काम की चीज हो सकती है।